नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और व्हाट्सअप से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए। भी मैं आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो आप लोग अगर व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया होगा। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। अब सबसे पहले तो एक प्रश्न आप ये याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि सांची का जो स्तूप है ये कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। पहले तो आप ये याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है, इसका निर्माण किसने कराया, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बिंबिसार होंगे, बिंदुसार होंगे, बृहद्रथ होंगे या फिर अशोक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया है। आंसर कर देंगे आप लोग, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अशोक कर दोगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात कर ले, अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में भरहूत का स्तूप किसने बनवाया, अगर आपसे बोले जो भरहूत का स्तूप है, ठीक है, तो ये भरहूत का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा ये कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश में भरहूत का स्तूप। और इसको किसने बनवाया है, तो इसको याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। ठीक है, किसने, तो इसको पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। ठीक, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया और भरहूत का स्तूप जो है ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया, और दोनों ही स्तूप मध्य प्रदेश में। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल, चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। हड़प्पन लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा, बताइएगा क्या हो जाएगा। अभी क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। हड़प्पन लोगों की अगर हम लोग बात करें, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, तो उनको किसकी जानकारी नहीं थी। नहीं पूछ रहा है कुम्हारों के चाक की, आग की, लोहे की या फिर गेहूं की, तो किसकी जानकारी नहीं थी। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, कुम्हारों के चाक की, आग की, लोहे की या फिर गेहूं की। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का है, तो यहाँ पर लोगों को, ठीक है, लोहे की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। लोहे की अगर हम लोग बात करें तो लोहे, जो ये लोहा है, तो लोहे की जानकारी जो है तो ये कब हो रही है, तो ये उत्तर वैदिक काल में होगी। ठीक है, कब होगी, तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहे की जानकारी होगी। लोहे का प्रमाण जो है तो ये कहाँ से मिलेगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अतरंजी खेड़ा से मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अगर हम लोग बात करेंगे तो एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है, और यहाँ से लोहे के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में एटा जिला है, और एटा जिले के पास अगर हम लोग बात करेंगे तो अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है, जहाँ से लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिलेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ है, हेमू, फैजी, अबुल फजल या फिर बैरम खान। तो अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ है, तो ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे। तो अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ है, क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो अबुल फजल, अगर हम लोग बात करें तो अबुल फजल ने क्या किया है, तो इन्होंने अकबरनामा की रचना की है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अकबरनामा की रचना की। और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, जो थर्ड वाला भाग है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तीसरे भाग को आइन ए अकबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको आइन ए अकबरी के नाम से जानते हैं। अकबरनामा की रचना करते हैं, और अकबरनामा में जो तीसरा वाला पार्ट है वो क्या होता है, तो वो आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। आइन का मतलब क्या होता है, आइन का मतलब होता है कानून। ठीक है, आइन का मतलब क्या होता है, कानून, और अकबरी मतलब अकबर का कानून। तो अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, तो वो आइन अकबरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें अकबर के कानूनों का उल्लेख है। जैसे, ठीक है, यहाँ पर आइन, तो आइन का मतलब क्या होता है, कानून होता है। जैसे आपने सुना होगा पंडित आइन, ठकुर आइन, बर्मा आइन, चौधर आइन। ठीक है, तो ये आइन मतलब क्या होता है, आइन मतलब होता है कानून। पंडित आइन, पंडित का कानून, पंडित आइन। ठीक है, पंडित का कानून पंडित आइन बना रही है। ठीक है, ठाकुर का जो है कानून ठाकुर आइन जो है, वर्मा का कानून जो है बरमाइन हो गई, शर्मा का शर्माइन हो गई, चौधरी का चौधराइन हो गई। ठीक है, तो आइन मतलब क्या होता है, कानून होता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैरम खान हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो अगर हम लोग बात करें कौन हो जाएगा, तो बैरम खान हो जाएंगे। ठीक है, और बैरम खान जो है इन्होंने 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर के संरक्षक के रूप में काम किया था। 1556 से लेकर के 1560 तक। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ। अगर हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है तो ये कब से कब तक चल रहा है, तो ये चल रहा है 1780 से लेकर के 1784 तक। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है तो ये 1780 से लेकर के 1784 तक चलेगा। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध
1780 से लेकर के 1784 तक चलेगा। और किस संधि से समाप्त हो रहा है, तो आप आंसर कर दोगे मंगलौर की संधि से। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मंगलौर की संधि से। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय अंक मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से। तृतीय अंक मैसूर युद्ध जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तीसरा जो मैसूर युद्ध होगा वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से, ठीक है। जो पहला वाला था वो मद्रास की संधि से, पहला वाला मद्रास की संधि से, दूसरा वाला मंगलौर की संधि से और तीसरा वाला श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडिगो बागान अगर हम लोग मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने के लिए नील दर्पण नामक बुक किसने लिखी है, ये बताना है आपको। चलिए बताइएगा, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो नील दर्पण नामक जो किताब है ये नील किसानों पर होने वाले अत्याचारों का उल्लेख कर रही है। और इस पुस्तक के लेखकों ने, देखो मैंने आप लोगों को दो किताबें बताई हैं जो नील किसानों पर होने वाले अत्याचारों का उल्लेख करती हैं। एक तो है नील दर्पण, ठीक है, कौन सी है, तो एक तो है नील दर्पण, जिसके लेखक कौन है, तो जिसके लेखक आप कह दोगे कौन है, तो जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र हैं, ठीक है। कौन है, तो जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरी जो बुक है जो नील किसानों के होने वाले अत्याचारों का उल्लेख करती है वो कौन सी है, तो वो है हिंदू पैट्रियट, ठीक है। कौन सी है, तो वो है हिंदू पैट्रियट। और इसके लेखक कौन है, तो हिंदू पैट्रियट के लेखक है हरीशचंद्र मुखर्जी, ठीक है। कौन है, तो हरीशचंद्र मुखर्जी। तो ये दो किताबें हैं जो क्या कर रही हैं, ये दो किताबें हैं जो नील किसानों की दुर्दशा का उल्लेख कर रही हैं। दो किताबें हैं जो नील किसानों पर होने वाले अत्याचारों, उनकी दुर्दशाओं का उल्लेख कर रही है। एक तो नील दर्पण है जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक है दीनबंधु मित्र, और दूसरी है हिंदू पैट्रियट जिसके लेखक है हरीशचंद्र मुखर्जी। यहाँ पर आपसे नील दर्पण का पूछ रहा है, आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ये आंसर कर देंगे, ठीक है, दीनबंधु मित्र। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है, ठीक है। ताना भगत आंदोलन के साथ कौन सी जनजाति जुड़ी है। देखो ताना भगत आंदोलन जो है ये 1914 में हो रहा है। और किसके नेतृत्व में, तो अगर हम लोग बात करें तो ये जतरा भगत हैं, ठीक है। कौन है, तो अगर हम लोग बात करें तो जतरा भगत जो है तो ये ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। 1914 में ये आंदोलन शुरू हो रहा है, ठीक है। ताना भगत अगर हम लोग बात करें तो ताना भगत आंदोलन जो है तो इसका नेतृत्व करना है जतरा भगत, और ये शुरू हो रहा है 1914 में। और कौन सी जनजाति के साथ, तो आप आंसर कर दोगे उरांव जनजाति, ठीक है। कौन सी, तो उरांव जनजाति, ठीक है। उरांव जनजाति जो है तो ये इसका नेतृत्व कर रही है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है, तो मैजनी से, कैवोर से, गैरीबाल्डी से या फिर बिस्मार्क से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है, बताइएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छा आपसे पूछा जाए इनको सरदार की उपाधि कब मिली, तो इनको सरदार की उपाधि मिल रही है 1928 में बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है। कहाँ पर, तो बारदोली में। अगर हम लोग बात करें बारदोली गुजरात में, वहाँ की महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। महिलाओं ने कहा तो फिर महिलाओं के कहने पर गांधी जी इनको सरदार की उपाधि दिए थे 1928 में, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इनको क्या करते हैं, तो इनको लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इनको लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन भी कहते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा इन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हिमालय होगा, विंध्य होगा, सह्याद्री होगा, अरावली होगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है, बताएंगे क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। साथ ही साथ आप व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली, ठीक है, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि आप कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। आप कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप मैसेज कर दोगे तो पर्सनली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कहा जाएगा सबसे प्राचीन श्रृंखला अगर हम लोग बात करें कौन सी, तो अरावली कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगी, अरावली। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो आप आंसर कर दिएगा गुरु शिखर। अरावली का अगर आपसे सबसे ऊंचा शिखर पूछ ले तो क्या आंसर कर दोगे, तो गुरु शिखर कर दोगे, ठीक है। अरावली कैसा पर्वत है, तो याद रखिएगा वलित पर्वत है, ठीक है। अरावली के साथ वलित पर्वत है। हिमालय भी वलित पर्वत है, ठीक है, लेकिन हिमालय जो है वो नवीन है, वलित तो है लेकिन नवीन नया पर्वत है। और अरावली जो है ये प्राचीनतम है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी या फिर कहें तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद से, अगर हम लोग बात करें कृष्ण क्रांति का मतलब काली क्रांति से, बताइएगा। तो काली क्रांति अगर हम लोग बात करें तो किससे संबंधित है, बताइएगा क्या हो जाएगा। जैसे हमने गुलाबी क्रांति पढ़ी है झींगा से, ठीक है, नीली क्रांति हमने मछली से पढ़ा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पीली क्रांति हमने सरसों तिलहन दलहन से पढ़ा है,
ठीक है। श्वेत क्रांति हमने दुग्ध से पढ़ा है। हरी क्रांति हम जो है खाद्यान्न उत्पादन से पढ़े हैं, ठीक है। रजत क्रांति अंडा से है। भूरी क्रांति अगर हम लोग बात करें उर्वरक से, तो उसी तरीके से कृष्ण क्रांति की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कच्चे पेट्रोलियम से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम से, ठीक है। कच्चा जो पेट्रोलियम है उससे संबंधित है काली क्रांति, ठीक, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो, कौन सी निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, बताइएगा। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, पहली, तीसरी, पांचवी, छठवीं। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2-2 युद्ध हो रहे हैं, क्या आंसर कर दिएगा, बताइएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके दौरान 2-2 युद्ध हो रहे हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या, तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय है 1961 से लेकर के 1966 का, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय, और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आप देखोगे 1962 में क्या हो रहा है, 1962 में भारत चीन युद्ध हो रहा है, और 1965 में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है। तो 2-2 युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको पता है 1965 में क्या हो रहा है, भारत में अकाल भी पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, तो इस वजह से ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, असफल हुई थी, बुरी तरीके से असफल हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, तो बताइएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लोगे आप लोग, अगर जिन भी मेरे भाई बहनों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लोगे ना, तो चीजें आपको क्लियर दिखने लगी, क्योंकि देखो क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, क्या आंसर कर देंगे, बताइएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना ही भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, याद रखिएगा, पहला नहीं होगा, चौथा विकल्प होगा, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक, ठीक है। तो चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। जो लोग पहला विकल्प कर रहे हैं वो महा गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब से हुई, बताइएगा क्या हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब से हो रही है, किस वर्ष से हो रही है, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, की शुरुआत किस वर्ष से हो रही है, बताएंगे। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। बीच में कुछ दिनों से हम लोग की क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन ठीक है, कल मैं जो है वापस आ रहा हूँ, और उसके बाद से फिर परमानेंटली आप लोगों को, जैसे पहले हम लोग क्लास करते थे तो वैसे ही, लेकिन और ज्यादा क्वेश्चंस के साथ हम लोग सेशंस को करेंगे, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग अंत्योदय अन्न योजना की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये शुरू हो रही है, ठीक है। ऑप्शन संख्या है 25 दिसंबर 2000 से, ठीक है, कब से, तो 25 दिसंबर 2000 से, ठीक। ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करिएगा फटाफट, सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्या करोगे। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आंसर कर देंगे एडम स्मिथ ने, ठीक है। और एडम स्मिथ जो है, तो इनको क्या करते हैं, तो इनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, तो इनको एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। और इनकी एक बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस है, ठीक है। क्या है, तो वेल्थ ऑफ नेशंस है, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है, तो वेल्थ ऑफ नेशंस है, याद रखिएगा। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है, तो आप आंसर कर दोगे वेल्थ ऑफ नेशंस है, और इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत इन्होंने ही प्रस्तुत किया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हो रही, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हो रही है, क्या आंसर करेंगे, 1930 में, 1935 में, 1955 में, या फिर 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हो रही है, तो देखो 3 बैंक है, ठीक है, कौन कौन से, तो अगर हम लोग बात करें बैंक ऑफ कोलकाता है, बैंक ऑफ, अगर हम लोग बात करें मद्रास है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक बैंक थे, और तीनों को मर्ज करके क्या कर दिया जाएगा, 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया जाएगा। तीनों को मर्ज करके क्या कर दिया जाएगा, इंपीरियल बैंक बना दिया जाएगा, ठीक है। और इसी इंपीरियल बैंक को क्या कर देंगे, इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में एक बार फिर से राष्ट्रीयकृत कर दिया जाएगा, नेशनलाइज्ड कर दिया जाएगा, और इसका नाम एसबीआई हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जाए इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई, तो आप आंसर करोगे 1921। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, तो आप आंसर करोगे 1955, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न, धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में, बताइएगा क्या हो जाएगा। धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में। धन विधेयक, मनी बिल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा विधेयक जो हमेशा पहले क्या होता है, जो हमेशा पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक ऐसा विधेयक जिसको राज्यसभा कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा क्या करेगी, कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकती, हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। एक ऐसा विधेयक जिसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति पहले ले ली जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा स्वीकार नहीं कर सकती है, राष्ट्रपति के लिए पहले, राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति ले ली जाती है और राष्ट्रपति इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये सब धन विधेयक की विशेषताएं याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1977 में किसकी अध्यक्षता में, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, आपसे क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। देखो मैंने आप लोगों को कई बार बताया 1957 में अगर हम लोग बात करें तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी, ठीक है। 1957 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी और ये पहली समिति। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके 20 वर्षों बाद, ठीक है, इसके 20 वर्षों बाद मैंने आप लोगों को बताया था 1977 में, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1977 में एक समिति आएगी और उसका नाम क्या है, उसका नाम है अशोक मेहता समिति, ठीक है। कौन सी, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने क्या किया था, इसने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, ठीक है, क्या किया था, इसने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी, जबकि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलेगा, बताइएगा। गाल्जी काय में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, राइबोसोम में मिलेगा या फिर अंतःद्रव्य जालिका में मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए आपको कहाँ पर मिलेगा, बताइएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलेगा, क्या आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ, नोटिफिकेशंस और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, माइटोकॉन्ड्रिया कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, माइटोकॉन्ड्रिया कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दामिनी पर्यायवाची बताइएगा किसका, तो दामिनी किसका पर्यायवाची है, नवनीत का, चमक का, ऊर्जा का, बिजली का, क्या हो जाएगा। दामिनी किसका पर्यायवाची है, बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। दामिनी किसका पर्यायवाची है, क्या आंसर करेंगे। दामिनी किसका पर्यायवाची, नवनीत का, चमक का, ऊर्जा का, बिजली का, आंसर कर देंगे बिजली का, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, बिजली का। एक आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है, बताएगा। तो निश्चित समयावधि में अगर हम लोग बात करें तो होने वाला आदेश क्या कहलाता है, तो जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा सभी मेरे भाई बहन। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हो, जितने लोगों ने शेयर वेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करें, क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या कर दोगे, करेक्ट आंसर कर दोगे अध्यादेश हो जाएगा। और अध्यादेश आपको पता है किस अनुच्छेद में, अगर हम लोग अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश दो लोग जारी करते हैं। अगर राष्ट्रपति जारी करेंगे तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करेंगे और राज्यपाल की बात करेंगे तो 213 के तहत जारी करेंगे, ठीक है। अध्यादेश अगर हम लोग बात करें तो दो लोग जारी करते हैं, एक तो राष्ट्रपति जारी करते हैं, दूसरा राज्यपाल। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करेंगे और राज्यपाल की बात करेंगे 213 के तहत। तो निश्चित समय अवधि में होने वाला जो आदेश है वो क्या हो जाएगा, अध्यादेश हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विप जाल में कौन सी संधि है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें विप जाल में कौन सी संधि है, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि है, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। विप जाल में अगर हम लोग बात करें, बताइएगा क्या हो जाएगा, बताओ विप जाल में कौन सी संधि है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। विप जाल में कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप आंसर कर दोगे व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ेंगे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अभी हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया, कौन सी पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या फिर भारतीय जनता पार्टी, तो क्या हो जाएगा। तो कौन सी पार्टी है जिसको अभी हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। अच्छा, साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अभी हाल ही में अब जो है वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय नेशनल पार्टी की संख्या कितनी है, वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। फिलहाल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी, केजरीवाल वाली झाड़ू पार्टी, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया, बताएगा क्या हो जाएगा। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर असम है। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया था। आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की या फिर सीरिया। अब विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश बन गया है, तो फिर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा नार्को स्टेट अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीरिया। सीरिया की राजधानी आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो सीरिया की राजधानी हो जाएगी दमिश्क। क्या हो जाएगा, तो सीरिया की राजधानी हो जाएगी दमिश्क, याद रखेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कितने ऐसे टी है जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तो बताइएगा क्या जाएगा, तो कितने ऐसे ई हैं, सॉरी कितने ऐसे टी हैं जिनके पहले भी आ रहा है ई आ रहा है और जिनके बाद में भी ई आ रहा है, तो ये बताइएगा। ठीक है, तो फटाफट ये जरा जल्दी से मुझे बताओ, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई आ रहा है। तो जल्दी से काउंट करना शुरू करो, क्या हो जाएगा, कितने ऐसे टी हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो एक टी तो आपका ये हो गया, इसके पहले भी आ रहा है और इसके बाद में भी ये आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक टी आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसके पहले भी ई है और इसके बाद में भी है। यहाँ पर भी हम लोग बात करें ये वाला जो टी है तो इसके भी पहले ई है और इसके बाद में भी है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इस वाले टी के भी पहले ई है और बाद में भी ये है। ठीक है, अच्छा इसके बाद और कौन सा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी एक टी है जिसके पहले और बाद में ही है। यहाँ पर भी एक टी है जिसके पहले और बाद में ही है। यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे तो एक टी है जिसके पहले और बाद में ही है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे तो एक टी है जिसके पहले और बाद में ई है। अब गिन लो कितने हो गए, तो अगर हम लोग बात कर लें कितने हो गए, तो देखो एक ये हो गया। ठीक है, फिर दो हो गया, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तीन हो गया, फिर अगर हम लोग बात करेंगे चार हो गया, फिर 5, 6, 7 और 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो गए 8। 8 ऐसे टी हैं जिनके आगे और पीछे ई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चिकित्सक, रोगी, उसी तरीके से वकील की अगर हम लोग बात करेंगे तो वकील के लिए क्या करोगे, न्यायाधीश करोगे, न्यायालय करोगे, अभियोक्ता करोगे या फिर बैरिस्टर करोगे। बताइएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा। तो चिकित्सक जैसे रोगी से संबंधित है उसी तरीके से वकील की बात करेंगे तो वकील किससे संबंधित है। बताइएगा चिकित्सक जिस तरीके से रोगी। चिकित्सक क्या करता है, चिकित्सक जो है वो रोगी की समस्याओं को सुनता है और रोगी की समस्याओं का निराकरण करता है। इसी तरीके से वकील की बात करेंगे तो वकील क्या हो जाएगा, वकील अभियोक्ता की समस्याओं को सुनता है और उसका निराकरण करता है, उसका केस लड़ करके। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो जाएगा अभियोक्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी कोट भाषा में अगर हम लोग बात करें तो किसी कोट भाषा में बटर को इस तरीके से लिखा गया, मिल्क को अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से लिखा गया। इसी तरीके से अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ को कैसे लिखा गया है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बटर को क्या कर रहे हैं, तो बटर को एक निश्चित कोट भाषा में लिखा जा रहा है, मिल्क को भी एक कोट भाषा में लिखा जा रहा है। उसी तरीके से अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो चलो मिल्क की अगर हम लोग बात कर लें, एक छोटा सा है तो मिल्क की अगर हम लोग बात कर लें, मिल्क की बात कर लें तो मिल्क को कैसे लिखा जा रहा है। देखो एम को क्या कर दे रहे हैं, तो एम को पी कर दे रहे हैं। ठीक है, एम को पी कर दे रहे हैं। आई को क्या कर दे रहे हैं, आई को एल कर दे रहे हैं। एल को क्या कर दे रहे हैं, एल को ओ कर दे रहे हैं। और के को क्या कर दे रहे हैं, एन कर दे रहे हैं। जरा गैप देख लेते कितने को हो रहा है, तो एम एम एन एन ओ पी मतलब दो, मतलब तीन, टोटल तीन ऐड कर दे रहे हैं ना, एम एन ओ एन। ठीक है, एम के बाद क्या होगा, एन होगा, उसके बाद ओ होगा और तीसरा नंबर क्या है, तो पी है, तो तीन ऐड कर दे रहे हैं। आई के बाद अगर हम लोग बात करें आई जे के एल, ठीक है, तीन ऐड कर दे रहे हैं। एल की बात करें एम एल एन एल एन ओ, ठीक है, ओ की बात जो इसके बाद हो जा रहा है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, तो तीन हो जा रहा है। ठीक है, के इसी तरीके से बात कर ले, के आई जे के एल एम, तीसरा क्या हो जा रहा है, एन हो जा रहा है, मतलब तीन तीन ऐड कर दे रहे हो। तो इसी यही करना है, यही सिंपल सी चीज है। ठीक है, तीन तीन क्या कर देना है, तीन तीन आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यही करना है, तो आपको यहाँ पर भी आप यही कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी यही पर हम लोग अर्थ में भी क्या कर देंगे, तो अर्थ में हम लोग तीन तीन ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर ई में तीन ऐड करेंगे, अगर ई में तीन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के बाद एफ जी एच एच हो जाएगा। ठीक है, ए में तीन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, आर में अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो एस टी। ठीक है, आर के बाद क्या हो जाएगा, एस टी यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। टी के बाद अगर हम लोग बात करें पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू हो जाएगा। एच डी यू डब्ल्यू कहाँ पर, ऑप्शन संख्या बी, दूसरा वाला विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं। एच की बात कर लें तो एच के बाद क्या हो जाएगा, आई जे
के हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, +3 यही हो रहा था, सब में +3 कर दिया जा रहा था ना, बस ये हो रहा था, सिंपल सी चीज थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बनेगी? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य देशों के बीच अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला है जो अंपायरिंग करने वाली हो गई है। ठीक है, पहली महिला है जो पुरुषों के मैच में अंपायरिंग कर रही है। तो पहली महिला है तो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। क्या आंसर कर दोगे? आंसर कर दोगे किम कॉटन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? किम कॉटन है। ठीक है, पुरुषों के मैच में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली बार कोई महिला है जो अंपायरिंग कर रही है, तो आंसर महत्वपूर्ण हो जाएगा, किम कॉटन आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो, भारत में अगर हम लोग बात करें पहली अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, क्या कर ले, पहली अंडर वाटर मेट्रो आपसे पूछ रहा है, पहली अंडर वाटर मेट्रो तो कौन सी है? तो कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। देखो, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पहली मेट्रो पूछे, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पहली मेट्रो पूछे या फिर क्या कर ले, या फिर पहली अंडर वाटर मेट्रो पूछ ले, दोनों ही कंडीशन में आपके आंसर वही होंगे, सेम होंगे। कौन सा? तो कोलकाता मेट्रो। ठीक है, पहली वाटर मेट्रो, पहली अंडर वाटर मेट्रो और पहली मेट्रो दोनों ही कहां पर? कोलकाता में चल रही है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं बताइएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए छोटा करना पड़ रहा है, तो अगर आप क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाए रहोगे ना, थोड़ा सा मेंटेन किए रहोगे तो आपको चीजें क्वेश्चंस दिखेंगे, चाहे क्वेश्चन छोटे ही मैं कर दूंगा तो भी आपको दिखेंगे। क्या हो जाएगा? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? क्या आंसर होगा? 8 सितंबर, 16 सितंबर, 12 सितंबर, 6 सितंबर। क्या हो जाएगा? 16 सितंबर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ओजोन परत जो है वो आपको समताप मंडल में मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर? ओजोन परत आपको समताप मंडल में मिलेगी, याद रखिएगा। और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य को भारत की टोकरी के नाम से जानते हैं? भारत की रोटी की टोकरी के नाम से बताइए, कौन सा राज्य है जिसको भारत की रोटी की टोकरी के नाम से जानते हैं? पंजाब है, महाराष्ट्र है, असम है, उत्तर प्रदेश है। बताइएगा क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है जिसको भारत की रोटी की टोकरी के नाम से जानते हैं? पंजाब, महाराष्ट्र, असम या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे पंजाब और हरियाणा को। ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है, ठीक है, उनको क्या करते हैं? तो उनको भारत की रोटी की टोकरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ए आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्विज शॉर्ट नामक पुस्तक किसकी है? अमित चौधरी की, सलमान रुश्दी की, सुकुमार सेन की या फिर वी.एस. नायपाल की? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो क्विज शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो किसकी उपन्यास है, किसका उपन्यास है बताएगा, किसके द्वारा लिखित है बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया था, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दिए, ताकि बाकी जो आपके जैसे भाई बहन हैं जो लोग इस क्लास के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो उन लोगों तक भी ये क्लास पहुंच सके, उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे तो महत्वपूर्ण होगा। क्या जाएगा इस प्रश्न का आंसर? आंसर कर दोगे सलमान रुश्दी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था बताएगा? तो ऋग वैदिक काल में अगर हम लोग बात करें तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी था, व्यापार था, खेती था या फिर पशुपालन था? ऋग वैदिक कालीन जो आर्य हैं तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या आंसर करोगे? शिल्पकारी, व्यापार, खेती या फिर पशुपालन? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पशुपालन। पशुपालन क्यों होगा? अब देखो दो चीजें, पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा कि ऋग वैदिक काल में, ठीक है, लोहे की खोज नहीं हुई। पहली चीज तो यह ध्यान रखिएगा, लोहे की जो खोज है वो उत्तर वैदिक काल में होगी। ठीक है, लोहे की खोज कब हो रही है? तो लोहे की खोज होगी उत्तर वैदिक काल में। पहली चीज तो ये याद रखेंगे आप। ठीक, तो लोहे की खोज तो भी नहीं हो रही, पहली चीज तो ये हो रहा। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋग वैदिक काल में आपको एक ही अनाज यव की जानकारी हो रही है। यव का मतलब क्या है? यव का मतलब जौ। ऋग वैदिक काल में हमको एक ही अनाज की जानकारी हो रही, जो कि क्या है? जो कि यव या फिर जौ है। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग कृषि तो नहीं करते रहेंगे, क्योंकि एक ही अनाज की जानकारी मिल रही है। और लोहे की भी खोज नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर खेती नहीं कर पा रहे। खेती की शुरुआत हो गई है, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? वो खेती नहीं बल्कि पशुपालन है। एक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना बताइएगा? अशोक होंगे, अजातशत्रु होंगे, समुद्रगुप्त होंगे या फिर चंद्रगुप्त होंगे? तो बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बन रहा है? देखो, मगध में जो पहला राजवंश है वो कौन सा है? तो वो हर्यक वंश है। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। ठीक है, कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो आप आंसर करोगे बिंबिसार है। और बिंबिसार को ही हम लोग श्रेणिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके बाद अगर हम लोग बात करें तो इनके बाद कौन? इनके बाद अजात शत्रु राजा बनता है। ठीक है, कौन बनेगा? अजात शत्रु राजा बनता है, जिसको कुणिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? जिसको कुणिक नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या
बी हो जाएगा अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइएगा किसके समय में 1857 की क्रांति हो रही है। 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के समय में होगी, विलियम बेंटिक, विलिंगटन, कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है, कैनिंग कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कैनिंग जो है तो ये भारत का पहला क्या था, ये भारत का पहला वायसराय भी था। ठीक है, कौन था, तो ये भारत का पहला वायसराय भी था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश को, अंग्रेजों को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया। तो बताइएगा कौन सा युद्ध है जिससे फ्रांसीसी चुनौती समाप्त हो गई थी, बताएंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो कौन सा युद्ध है जिससे फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था, फ्रांसीसी लोग पराजित हो गए थे, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। कब हो रहा है वांडीवास का युद्ध, तो 1760 में हो रहा है। प्लासी का युद्ध कब हो रहा है, 1700 कब हो जाएगा, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है। बक्सर का युद्ध कब होगा, 1764 में होगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कब हो रहा है, तो 1790 से 92 के दौरान, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, श्रीरंगपट्टनम युद्ध, तो याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वांडीवास के युद्ध से फ्रांसीसी लोग पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चंपक रमन पिल्लई, क्या हो जाएगा, तो 1914 में बर्लिन में स्थापना हो रही है भारतीय राष्ट्रीय दल की, और इसकी स्थापना कर रहे हैं कौन, ऑप्शन संख्या डी, चंपक रमन पिल्लई, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन थे। देखो दिल्ली राजधानी कब बन रही है, तो दिल्ली जो है, इस दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हो रही है, तो घोषणा हो रही है 1911 में। ठीक है, जब दिल्ली दरबार लग रहा है तो घोषणा हो रही है 1911 में। और राजधानी कब बनी, तो बनी है राजधानी, राजधानी कब बनी, तो बनी 1912 में। ठीक है, तो जब दिल्ली राजधानी बनी, कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, आपसे ये पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन है, मिंटो है, हार्डिंग है या फिर वेवेल है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, बताइएगा सभी लोग। तो जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन थे, तो आप आंसर कर दोगे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी विकल्प, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक संपादित होने वाला समाचार पत्र, बताइएगा कौन सा समाचार पत्र है जिसका गांधी जी ने 1933 तक संपादन किया। सर्वोदय है, आर्य है, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर यंग इंडिया, बताइएगा तो कौन सा समाचार पत्र है जिसका संपादन गांधी जी ने 1933 तक किया था। एक 1903 में अगर हम लोग बात करें तो 1903 में गांधी जी ने, ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया था दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ने 1903 में अगर हम लोग बात करें तो 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया था, कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, 1903 से दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया। ठीक, 1933 तक हम लोग बात करें, क्या आंसर कर दोगे, तो यंग इंडिया। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो यंग इंडिया का संपादन 1933 तक किया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई। जतिन दास होंगे, चंद्रशेखर आजाद होंगे, राजगुरु होंगे, कल्पना दत्त होंगे। तो कौन सा क्रांतिकारी है जिसको अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी, क्या आंसर करेंगे, जतिन दास है, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे राजगुरु है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आपको पता है इन लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न। तो उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ढांचागत बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी है जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि कार्य तो वो करते हैं, ठीक है, कार्य तो वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार है। ठीक है, उनके पास कार्य है, वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनको वेतन मिलता है या फिर जो उनको जो कुछ भी मिलता है वो शून्य के बराबर ही होता है लगभग। मतलब इतना होता है कि बस उसमें किसी तरीके से उनका काम चल जा रहा है बस। ठीक है, बस बस जीने भर का जो है कि जिंदा रह सके, बस इतना कमा ले रहे हैं बस, तो ये हो रहा है। तो कृषि श्रमिकों की उत्पादकता लगभग शून्य होती है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ठीक है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ठीक है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है, जवाहरलाल नेहरू ने,
भीमराव अम्बेडकर ने, BN राव ने या फिर महात्मा गांधी ने? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? क्या आंसर करेंगे बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आपको पता है उद्देशिका, ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को, कई बार आप लोगों को बताया कि जो उद्देशिका है तो इसको क्या किया, इसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, और यही जो उद्देशिका या फिर उद्देश्य प्रस्ताव जो है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी को ले जाकर के प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया था, इसीलिए इसे उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता देता है? बताइएगा। समान न्याय प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद में, अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मुफ्त कानूनी सहायता और सामान्य न्याय को, अच्छा, मुफ्त कानूनी सहायता और ये जो सामान्य न्याय, अगर आपसे बोले किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 42वां संशोधन है 1976। ठीक है, क्या है? तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता और सामान्य न्याय को जोड़ा गया। कहाँ पर? अनुच्छेद 39 का में। ठीक है, कहाँ पर? तो अनुच्छेद 39 जो ये का है, तो अनुच्छेद 39 का या फिर कहें अनुच्छेद 39A में। ठीक है, कहाँ पर? तो अनुच्छेद 39A में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता और सामान्य न्याय को जोड़ा गया। ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? नहीं आपसे पूछ रहा, बताएंगे क्या हो जाएगा? कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? पर्णहरित नहीं है, फाइकोबिलिन नहीं है, या फिर कैरोटीनाइड नहीं है, या फिर एंथोसाइनिन नहीं है? कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, एंथोसाइनिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, एंथोसाइनिन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस में बदल जाता है? वसा अम्ल में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, या फिर माल्टोज में? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें यह शर्करा में, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस में बदल जाता है? क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का? आंसर करिएगा वसा अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, या फिर जो है माल्टोज में। तो आंसर हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो तीसरा विकल्प बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, अमीनो अम्ल। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भगवान शिव को आशुतोष भी माना जाता है, तो भगवान शिव का आपसे यहाँ पर भगवान शिव का आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है और भगवान शिव का पर्यायवाची पूछा गया। पिनाकी होगा, लंबोदर होगा, पियासु होगा, पिनाक होगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भगवान शिव को आशुतोष के नाम से जानते हैं और भगवान शिव का आपको पर्यायवाची बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भगवान शिव का आपको पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे पिनाकी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे, पिनाकी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। इम्तिहान लेने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द बताना, बताएगा क्या हो जाएगा? विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो बताइएगा उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विशेषज्ञ होगा, परीक्षक होगा, अध्यापक होगा, समन्वयक होगा? तो इम्तिहान लेने वाला या फिर कहे परीक्षा लेने वाला क्या होता है? तो परीक्षक होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। वाग वैभव का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो वाक वैभव, ठीक है, वाक वैभव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? बताइएगा फटाफट सभी भाई बहन। वाग वैभव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? सॉरी, अनुच्छेद कह रहा हूँ, कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, वाक धन वैभव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाक धन वैभव हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या बताएगा? तो कोप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कुएं में गिरना, घर में रहना, या फिर बहरा होना? कोप मंडूक होना मतलब बताइएगा क्या हो जाएगा? कोप मंडूक मतलब कुएं का मेढक। देखिए, कोप मंडूक मतलब क्या होता है? कुएं का मेढक। और इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व का पहला है, और ये पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर? रेणुकूट में, महाराजगंज में, लखनऊ में, भदोही में? क्या हो जाएगा?
तो विश्व का पहला है एशियाई जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा महाराजगंज में। ठीक है, कहाँ पर? तो आंसर कर दोगे महाराजगंज में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो का सदस्य देश बन गया? देखो नाटो की अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना कब हो रही है? तो 1949 में नाटो की स्थापना हो रही है। और नाटो का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर? तो आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना कब हो रही है? 1949 में हो रही है। और नाटो का जो मुख्यालय है वो आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिल जाएगा। और कौन सा देश? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो फिनलैंड अभी नाटो का सदस्य देश बना है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो आप आंसर कर दोगे हेलेंसिकी। ठीक है, क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी है। और फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। और आपको पता है प्रसन्नता सूचकांक में ये सबसे ऊपर है। ठीक है, प्रसन्नता सूचकांक में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ऊपर है। और भारत का अगर आपसे स्थान पूछ ले तो भारत का स्थान क्या है? प्रसन्नता सूचकांक में 118वां है। पहले कितना था? तो पहले 126वां था। अभी प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान 118वां है। और फिनलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, चलो तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। आज के सेशन में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे हम और सेशंस में क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सेशन को लाइक और शेयर करना होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पर्सनली नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मेरे भाई बहन को मेरे साथ जुड़ने के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।